क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज हम पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी एटम या परमाणु की कहानी को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है जो हजारों साल पहले के दार्शनिक विचारों से शुरू होकर आज के मॉडर्न साइंस के गहराइयों तक हमें ले जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, अगर हम किसी भी चीज को, मान लीजिए एक पत्थर को, तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, तो आखिर में हमें क्या मिलेगा? क्या कोई ऐसा सबसे छोटा फाइनल कण होगा जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता? यही वो एक सवाल है जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले पदार्थ के अंतिम कण के सवाल से ही शुरुआत करेंगे। फिर हम भारत के प्राचीन दार्शनिक महर्षि कणाद के परमाणु वाले विचार को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे डाल्टन ने इसे एक साइंटिफिक थ्योरी में बदला और फिर कैसे मॉडर्न साइंस की खोजों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये थ्योरी वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुई। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। पदार्थ का अंतिम कण क्या है? देखिए, पहली नज़र में हमारे चारों ओर की दुनिया जैसे पानी या हवा एक सार लगती है, कंटिन्यूअस लगती है, मानो उनमें कोई जोड़ ही ना हो। लेकिन हजारों सालों से ये आइडिया रहा है कि असल में ये सब कुछ छोटे छोटे अदृश्य कणों से बना है और इसी को कहते हैं द्रव्य की कणिक प्रकृति। तो इस सवाल का सबसे पुराना जवाब हमें कहाँ से मिला? इसके लिए हमें भारत के प्राचीन दर्शन की ओर देखना होगा। और यही है हमारा दूसरा हिस्सा, कणाद का परमाणु दर्शन। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें बताती है कि ये आइडिया कितना पुराना है। महर्षि कणाद ने परमाणु की अवधारणा लगभग 600 ईसा पूर्व में दी थी। मतलब जॉन डाल्टन की साइंटिफिक थ्योरी से करीब करीब 2400 साल पहले। ये सच में अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। तो आखिर कणाद का ये परमाणु था क्या? उनके मुताबिक ये पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण था। मतलब एक ऐसी लिमिट जिसके बाद पदार्थ को और नहीं तोड़ा जा सकता। ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसने भविष्य के विज्ञान के लिए एक नींव रखी। सदियों तक परमाणु का विचार सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित रहा। फिर आए जॉन डाल्टन और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है। डाल्टन ने इस दार्शनिक विचार को पहली बार एक ठोस साइंटिफिक बेस दिया। साल 1808 में जॉन डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक पूरी थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा कि हर पदार्थ परमाणुओं से बना है जो अविभाज्य हैं, मतलब तोड़े नहीं जा सकते। एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जबकि अलग अलग एलिमेंट्स के परमाणु अलग अलग होते हैं। और सबसे जरूरी बात, केमिकल रिएक्शंस में ये परमाणु न तो बनते हैं न ही नष्ट होते हैं, बस सिंपल रेशियो में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। डाल्टन की थ्योरी लगभग एक सदी तक केमिस्ट्री की बुनियाद बनी रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने परमाणु की इस सीधी साधी तस्वीर को चैलेंज कर दिया, जो हमें हमारे चौथे हिस्से की ओर ले जाते हैं, मॉडर्न साइंस की नई खोजें। डाल्टन की थ्योरी का पहला और सबसे बड़ा पिलर था, परमाणु अविभाज्य है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या ये सच था? मॉडर्न साइंस ने दिखाया कि नहीं, परमाणु को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये डाल्टन की थ्योरी पर पहला बड़ा सवालिया निशान था। डाल्टन का दूसरा बड़ा दावा था कि एक एलिमेंट के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। लेकिन फिर आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों की खोज हुई। इसे ऐसे समझिए जैसे हाइड्रोजन के ही 3 भाई मिल गए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। है तो तीनों हाइड्रोजन ही, लेकिन तीनों का वजन अलग अलग है। तो डाल्टन की ये बात भी हमेशा सच नहीं होती। डाल्टन का एक और नियम था कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान यानी मास हमेशा अलग होगा। लेकिन विज्ञान ने आइसोबार्स यानी संभारकों को खोज निकाला और ये नियम भी सवालों के घेरे में आ गया। पता चला कि 2 अलग अलग तत्वों का एटॉमिक मास भी एक जैसा हो सकता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। यहाँ देखिए, आर्गन और कैल्शियम 2 बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट हैं। आर्गन में 18 प्रोटॉन है, कैल्शियम में 20, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास 40 है, यानी 1 बराबर। ये डाल्टन के नियम का एक साफ साफ एक्सेप्शन है। और फिर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की।
उनके मशहूर समीकरण E=mc² ने तो साइंस में क्रांति ही ला दी। इसने ये दिखाया कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। इसका सीधा मतलब था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, जैसे एटम बॉम्ब में, परमाणु सच में नष्ट होकर भारी मात्रा में एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये डाल्टन के उस नियम के बिल्कुल खिलाफ था जिसमें कहा गया था कि परमाणु अविनाशी हैं। तो हमने देखा कि डाल्टन की थ्योरी के कई हिस्सों को चैलेंज मिला। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस थ्योरी का विकास। सवाल ये उठता है कि क्या इन सभी खोजों का मतलब ये है कि डाल्टन पूरी तरह गलत थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि साइंस सुधार और रिफाइनमेंट की एक प्रक्रिया है। कणाद जैसे प्राचीन दार्शनिकों ने आने वाले वक्त के लिए जमीन तैयार की। डाल्टन की थ्योरी भले ही आज पूरी तरह सही ना हो, केमिस्ट्री में एक क्रांतिकारी कदम था। उसने हमें एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सूक्ष्म दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। और पता है, परमाणु की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ने तो बस एक नए और भी गहरे ब्रह्मांड के दरवाजे खोले हैं। वो छोटा सा अविभाज्य कण जिसकी तलाश हजारों साल पहले शुरू हुई थी, आज भी अपने अंदर अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। सोचने वाली बात है ना?